हेलो एवरीवन। डिफरेंशियल इक्वेशन वीडियो सीरीज में आज है अपनी नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो रहेगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है इन इक्वेशंस का, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या रोल रहेगा जनरल सॉल्यूशन में, और उसके लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, जब भी हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इतना तो क्लियर है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो डेरिवेटिव होगा वो हाईएस्ट ऑर्डर कितना रहेगा, उसका 2। बट जब हम आगे चलते हैं और लिखते हैं लीनियर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक जनरल फॉर्म बन जाती है इसकी, पी नोट एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब यहाँ पे जो फंक्शंस हमें नजर आ रहे हैं कोफिशिएंट्स में, पी नोट, पी वन, पी टू एंड क्यू, ये क्या होंगे? आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। ओनली एक्स वेरिएबल के फंक्शंस होंगे अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स लेके जा रहे हो, या फिर हम अगर कई बार इक्वेशन टी में ट्रीट करते हैं तो बस इतना ध्यान रहे कि कोफिशिएंट्स में कौन आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शंस आएंगे। और सामने वाला क्यू एक्स, इसका रोल क्या रहेगा? अगर अपने पास इक्वेशन इस तरह से सेट करके हम लिखें पी नोट एक्स वाई डबल डैश पी वन एक्स वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो ध्यान रहे कि इस इक्वेशन में वाई एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन नजर आ रहा है, क्योंकि वाई एक्स इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पुट करोगे तो जीरो इक्वल टू जीरो आएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इक्वलिटी देगा। तो अगर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू जीरो है, खास करके अभी हम सिर्फ लीनियर की बात करें, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोला जाएगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इस जीरो के अलावा कोई और फंक्शन सामने पड़ा हो, ई एक्स है, साइन एक्स है, या कुछ भी, ताकि नॉन जीरो फंक्शन यहाँ पे पड़ा है, तो हमें ये साफ साफ नजर आएगा कि y इक्वल टू जीरो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कोई और नॉन जीरो क्वांटिटी ही होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। और अगर इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, सारे सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है, देन उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस। तो सामने जीरो है, सामने नॉन जीरो है, इस बात को छोड़ के हम ये पक्का करें कि अगर किसी इक्वेशन के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो वो होमोजीनियस है, अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है देन वो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। क्लियर? तो क्यू एक्स का ये रोल था। अब इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में है, तो एक बात यहां से क्लियर हो कि जब भी हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमें एक फैमिली मिलेगी। फैमिली कौन होता है? जिसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने होंगे? जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इस इक्वेशन का जब भी हम जनरल सॉल्यूशन लिखने की सोचेंगे तो अपने पास दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स वाला सॉल्यूशन आएगा। ठीक है? तो अगर आप CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या आप गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का CSIR नेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो 20% काम है जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हट के आएगा। 80% काम ओडी का सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ रिलेटेड होगा। इसमें सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पूछा जाएगा या फिर ऐसे टॉपिक जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कनेक्टेड हैं, जिसमें रोन्स्कियन भी आ जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो सेकंड ऑर्डर के साथ डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कनेक्टेड हैं। तो जब भी क्वेश्चंस, आप अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं यूजीसी नेट में ओडी के, तो आपको कम से कम 3 क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर के मिलेंगे। हो सकता है 4 भी ये क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है? तो इसलिए इस टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें जब भी हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली टाइप जो पढ़ने वाली होती है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स अगर यहां ये समझ लेते हैं तो वेरिएबल कोएफिशिएंट समझने में भी आसानी होगी।
तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में बात करें कि अगर अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट्स में ये रियल कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन की। ठीक है, जिसमें होमोजीनियस मतलब y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 100% है। तो इस इक्वेशन का जो भी जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। हमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो इसलिए y इक्वल टू 0 को हम सॉल्यूशन तो बोलेंगे, बट इसको जनरल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते क्योंकि इसके पास एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो एक बेसिक सी एग्जांपल से अगर हम शुरुआत करें, y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0, ये काफी अच्छी इक्वेशन है, बहुत काम आएगी आगे चल के अपने। डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0, इस तरह से भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में जाते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म जब हमने डेरिवेटिव को सिंबल दे दिए, डी बाई डी एक्स को हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र को डी स्क्वायर से, तो ये सिर्फ जस्ट एक नोटेशन दी हमने डी को, तो इन नोटेशंस का यूज करेंगे तो इक्वेशन क्या बन गई, डी स्क्वायर वाई माइनस 5 डी वाई, ये वाला डी बन गया ना ये सारा, और इंटू वाई आ गया, प्लस 6y इक्वल टू 0। अब देखो तो y कॉमन आ गया, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू 0। तो ये जो भी ये d में पॉलिनोमियल बनी, ये ऑपरेटर की तरह काम कर रही है। ऑपरेट किसके ऊपर हो रहा है, ये y के ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा और ध्यान से, जो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ऑफ y है, इसको हम अंदर फैक्टर करें तो ऐसा बन सकता है d माइनस 2 d माइनस 3 ऑफ y इक्वल टू 0। ऑपरेटर्स, इसको हमने क्वाड्रेटिक को लीनियर इंटू लीनियर की फॉर्म में लिख दिया। तो जब आप d माइनस 2 के ऊपर y की बात करोगे, सिंगल को 0 के इक्वल रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। सिमिलरली जब आप दूसरे वाले फैक्टर को d माइनस 3 ऑफ y इक्वल टू 0 करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। और ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, क्या मिलेगा, c1 e रेज़ टू पावर 2x, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन c2 e रेज़ टू पावर 3x। क्लियर हुई बात, ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और हमने पिछली वीडियो में ये भी किया था कि अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बोल रहे हो, दैट मीन्स वो लीनियरिटी प्रिंसिपल होल्ड कर रहा है। मतलब कि अगर आपको उस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन पता है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी अगेन सॉल्यूशन होगा इन द केस ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस कि अगर y1 y2 दो सॉल्यूशन है तो उनका एडिशन भी सॉल्यूशन होगा, उनका सम भी सॉल्यूशन होगा, उनकी सब्ट्रैक्शन भी सॉल्यूशन होगी। और अगर आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेने जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह से अगर हम इसको y1 नेम दे देते हैं, इसको y2 नेम दे देते हैं, तो y1 प्लस y2 भी सॉल्यूशन होगा। और वो क्या मिल गया, c1 e रेज़ टू पावर 2x प्लस c2 e रेज़ टू पावर 3x। तो इसको y बोल दें तो हमें एक सॉल्यूशन मिल गया है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नजर आ रहे हैं। और कांस्टेंट्स कितने नजर आ रहे हैं, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले की ही हमें तलाश थी, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन बोल सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन अपने पास निकल के आ गया, c1 e रेज़ टू पावर 2x, c2 e रेज़ टू पावर 3x। तो अब तो इसको यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट बनाएं कि जब भी हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला तो उसमें हेल्प किसकी ली, हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प ली थी। पूरी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस हुई, हमने फर्स्ट ऑर्डर वालों का सॉल्यूशन लिखा और उसके बाद सॉल्यूशन को ऐड किया लीनियरिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और जनरल सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो इसलिए अब ध्यान रहे कि जब भी हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन की शक्ल कैसी मिलेगी, c1 इंटू y1 प्लस c2 y2, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लीनियर कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म में आपको दिखेंगे, और y1 y2 अकेले भी सॉल्यूशन होंगे। मतलब कि अगर आप e रेज़ पर 2x को y लेट करके इक्वेशन में पुट करते हो तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, e रेज़ पर 3x को पुट करते हो तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाई करेगा।
क्लियर हुई बात? तो इस तरह से ये जनरल सॉल्यूशन बना इस इक्वेशन का। अब इसमें कुछ और खास बातें सुनते ध्यान से देखना। जब हमने सॉल्यूशन लिख दिया c1 e रेज़ टू पावर 2x प्लस c2 e रेज़ टू पावर 3x, तो एक्चुअल में ये कितने सॉल्यूशन है? ये पूरी की पूरी फैमिली है। फैमिली है मतलब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। मतलब अगर आप c1 c2 को अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू दो तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन बनेंगे, चाहे आप प्लस में लो माइनस में लो, जो भी आपको कांस्टेंट अच्छे लगते हैं, जहां तक आपको कांस्टेंट्स का ज्ञान है वो कांस्टेंट लेके चलो, ये आपको सॉल्यूशन बना के देगी ये फैमिली। ठीक है, बट अब इसमें फिर बात आती है कि ये जो सारे के सारे सॉल्यूशन हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट है। जो भी दो सॉल्यूशन हमने निकाले ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। तो ध्यान रहे अगर आप सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हो तो कितने सॉल्यूशन आपने कंबाइन करके पूरे का पूरा सॉल्यूशन बनाया है? सिर्फ दो सॉल्यूशन। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे? टू सॉल्यूशंस होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, और बाकी सारे जो भी इनसे बने हैं वो क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब कि जब भी आप y डबल डैश ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो इक्वेशन को सोल्व करोगे तो जनरल सॉल्यूशन आपको कैसा दिखेगा? c1y1 प्लस c2y2, और यहाँ पे y1 एंड y2 ये दोनों सॉल्यूशंस को अगर सेट में लिखते हो तो ये सेट क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जनरल सॉल्यूशन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। General solution of second order linear differential equation is linear combination of linearly independent solutions। और कितने independent solution? जितना differential equation का order है। अगर order 2 है तो दो independent solution का combination ही general solution बनेगा। अगर differential equation का order 5 है तो आपको 5 solution पक्का मिलेंगे, y1 y2 y3 y4 y5, और इनका linear combination c1 c2 इनके साथ लगा दोगे मतलब c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3, ये सारे सॉल्यूशन इस तरह से सॉल्यूशन बनाओगे तो यही जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए होंगे जब भी आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है होमोजीनियस के केस में। जनरल सॉल्यूशन के बारे में कुछ और भी और बातें करेंगे, पहले हम इस सारी टाइप्स के सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर लेंगे कैसे कैसे सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। देखो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो, अगर ये सिंपल सी इक्वेशन की बात करें तो देखो कुछ रूल भी होते हैं, बट हम इक्वेशन को पहले अच्छे से देख लेते हैं कि देखने से हमें बिहेव कैसे पता लगेगा इक्वेशन का। y डबल डैश इक्वल किसके है? माइनस वाई के। आप सोचो कौन सा आपके पास ऐसा फंक्शन है जिसका आप डबल डेरिवेटिव करो और डबल डेरिवेटिव करने के बाद वो y आपको वापस मिले जस्ट एक माइनस साइन के साथ। क्या आप e रेस्ट पर x को सोच सकते हो? e रेस्ट पर x का डबल डेरिवेटिव करोगे ex तो वापस ex ही आएगा, माइनस बाहर नहीं आएगा। अगर आप साइन x को सोचो तो साइन x का डेरिवेटिव कोस हुआ, फिर कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन हुआ। तो ध्यान में आ जानी चाहिए ये बात कि जब डबल डेरिवेटिव वापस अपनी शक्ल में आता है तो फंक्शन कैसे होते हैं। तो वो फंक्शन किस टाइप का हो सकता था, ये हम बचपन से पढ़ते हैं। ये फंक्शन साइन एक्स कोस एक्स, इन दोनों फंक्शन में एक खास बात है ना, जब आप इनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो ये फंक्शन अपनी शक्ल वापस लेके आएंगे। साइन वापस घूम के साइन आएगा, कोस वापस घूम के कोस आएगा, बस एक माइनस का साइन साथ में लेके आएंगे। तो इस इन सॉल्यूशंस का हमें आइडिया, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का आइडिया हो गया कि कैसे होंगे। अब देखो आपने अपनी तरफ से y को साइन x माना और इक्वेशन में पुट किया तो साइन का डबल डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस फिर y की वैल्यू साइन x इक्वल टू जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, चल गया। और दूसरा आपने सॉल्यूशन लिया कोस x, वो भी पुट करोगे ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो अभी हमने जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या सीखी है कि आप दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लो और उनका कॉम्बिनेशन लिख दो। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं c1 sin x प्लस c2 cos x या c1 cos x प्लस c2 sin x, तो इस सॉल्यूशन को जनरल बोला जाए या ना बोला जाए? ये इस इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन होगा, पक्का होगा। डेफिनेशन क्या कह रही है? दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन उठाओ, लीनियर कॉम्बिनेशन लो, तो ये क्या बन गया? जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरह से अगर आपको दो सॉल्यूशन पता भी है कि कैसे हैं तो उनके साथ c1 c2 अटैच करो तो वो आपको जनरल सॉल्यूशन तैयार मिल गया। क्लियर? तो इस बात से ये बात अपने माइंड में बैठ जानी चाहिए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है तो किसी भी तरह से दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लेके आएंगे और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, तो आगे
अब जो कुछ भी पर्टिकुलर केसेस हैं उन पे बात कर लें ताकि सॉल्यूशन जल्दी जल्दी हम लिख पाएं। y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0, जब भी आप इसको डी की फॉर्म में लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इस तरह से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 रूट्स होंगे। अगर यहां से डी की वैल्यूज अल्फा बीटा आ रही हैं, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं, देन जनरल सॉल्यूशन किस टाइप का बनेगा? ऑलवेज c1 e रेस्ट पर अल्फा एक्स प्लस c2 e रेस्ट टू पावर बीटा एक्स। जैसे कि हमने अभी पीछे एक इक्वेशन की थी, y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0। डी की वैल्यूज हमने निकाली थी, मतलब डी अगर डी वाली फॉर्म में लिखेंगे तो डी स्क्र माइनस 5d प्लस 6 y इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यूज क्या आ गई? 2 3। तो जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे ही आपको डी की डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली, c1 e रेस्ट पर 2x, c2 e रेस्ट टू पावर 3x। यहाँ पे अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर? दूसरा केस क्या हो सकता है कि डी की वैल्यूज अगर कॉम्प्लेक्स में आई, कॉम्प्लेक्स आई कंजुगेट पेयर में आ गई, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो सेम हमने अभी भी सॉल्यूशन वैसा ही लिखना है, c1 e रेस्ट टू पावर फर्स्ट वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स प्लस c2 e रेस्ट पर अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू एक्स। ठीक है? हाँ, इक्वेशन सॉल्यूशन थोड़ा सेट कर सकते हैं। e रेस्ट पर अल्फा एक्स देखो बाहर आ जाएगा, तो c1 e रेस्ट टू पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस c2 e रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। क्लियर? e रेस्ट पर अल्फा एक्स, e रेस्ट पर आयोटा बीटा एक्स को हम क्या लिख लेते होते हैं? कोस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स, ये लिख लेते हैं। और सेम इसको भी कोस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा जब माइनस की बात करेंगे। तो ध्यान से देखो कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कोस कोस वाली टर्म भी होगी, साइन साइन वाली टर्म भी होगी। इकट्ठा करके कांस्टेंट्स को नया नाम दे सकते हो, c1 डैश कोस बीटा एक्स प्लस c2 डैश साइन बीटा एक्स, आयोटा भी अंदर ले गए हम कांस्टेंट के साथ। तो ये जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये जो बीटा जो भी है वो इमेजिनरी पार्ट होगा और e रेस्ट पर अल्फा, अल्फा है रियल पार्ट। मतलब कि अगर अपने पास d की वैल्यूज 2 प्लस माइनस 3 आयोटा आ रही है, तो हम जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? e रेस्ट टू पावर 2x c1 कोस 3x प्लस c4 साइन 3x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है? तो ये सेकंड केस जब अपने पास वैल्यूज कॉम्प्लेक्स में आएंगी, रियल नहीं होंगी। ठीक है? थर्ड केस एक बचता है। थर्ड केस क्या है? जब अपने पास d की वैल्यूज रिपीट करेगी, अल्फा अल्फा ही आई। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन हो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आपके पास बनी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और d की वैल्यूज देख पाओगे तो आपको मिली 1 1। तो हम जनरल सॉल्यूशन को अगर ऐसा लिखना चाहें, c1 e रेस्ट टू पावर x प्लस c2 e रेस्ट टू पावर x, है ना, 1 के लिए और 1 के लिए, तो यहां से देखेंगे कि c1 प्लस c2 हुआ और e रेस्ट पावर x तो कॉमन आ गया। और हमने ये किया हुआ है कि जैसे ही दो कांस्टेंट इकट्ठे होते हैं उनको एक नया नाम दे देते हैं हम, सिंगल। तो ये फिर एक्चुअल में कितने कांस्टेंट्स वाला सॉल्यूशन है? एक ही कांस्टेंट वाला सॉल्यूशन है, इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। मोर ओवर जो हमने y1 y2 की बात की थी, ये दोनों क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट ex और ex तो इक्वल है, इक्वल फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये वाला जो तरीका है डायरेक्ट लिख देने का, ये गलत होगा। जब भी d की वैल्यूज रिपीट करेंगी तो आप सेम सेम फंक्शन आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हमें एक नया वे ढूंढना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन निकालने का। देखो, एक सॉल्यूशन तो अपने पास ऑलरेडी था e रेज टू पावर x, ये तो पक्का है, एक वैल्यू के लिए तो ले ही सकते हैं ना। अब दूसरा हमें नहीं पता था, दूसरा हमें इतना जरूर पता है कि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए कोई फंक्शन, और एक बात बस और वो कर दे कि सेटिस्फाई भी कर जाए, तो अपना काम पूरा हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक फंक्शन उठाया vx, कोई भी x का फंक्शन, अगर आप e रेस्ट पर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी x का फंक्शन ex के साथ मल्टीप्लाई करो, और एक तरफ दूसरा बैठा है ex, एक फैमिली में ये बैठा है दूसरे में ये बैठा है, तो ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, उसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स अगर vx हमें कोई फंक्शन मिल जाता है नॉन कांस्टेंट,
नॉन कांस्टेंट फंक्शन मिल जाता है तो ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बात क्लियर कर लो। लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने का तरीका सीख लिया हमने EX जैसा ही। और दूसरा अब क्या चाहिए हमें, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का काम क्या होता है, सेटिस्फाई करना। तो सेटिस्फाई करवा के देखो कि क्या, y को Vx e रेस्ट पर x लेके इसमें पुट करके देखें कि क्या मिलेगा। तो पहले डेरिवेटिव करेंगे v डैश एक्स, EX सेम आएगा, प्लस Vx सेम रखोगे और EX का डेरिवेटिव EX माइनस 2 v डैश एक्स EX माइनस 2 Vx EX से, और y की वैल्यू Vx e रेस्ट टू पावर x, ये पुट किया हमने। बट यहाँ पे अभी हमने एक डेरिवेटिव ही किया, डबल डेरिवेटिव करना है। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, v डबल डैश EX प्लस v डैश एक्स सेम EX, प्लस या फिर प्रोडक्ट रूल v डैश एक्स EX प्लस Vx EX। ये वाली सारी की सारी टर्म वैसे उतार दो और इक्वल टू 0। सारी टर्म्स कट जाने के बाद आपको मिलेगा v डबल डैश e रेस्ट टू पावर x इक्वल टू 0। ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगे पीछे वाली। v डबल डैश e रेस्ट पर x बचा, दोनों में से 0 कौन होगा, EX को मना कर देगा 0 होने से क्योंकि कभी होता नहीं। तो v डबल डैश x को होना पड़ेगा 0, इंप्लाइज Vx जो मिलेगा आपको C1 प्लस C2x जैसा मिलेगा। मतलब कि अगर आप e रेस्ट टू पावर x के साथ कोई भी लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी इक्वेशन का पक्का सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई करेगा। और अगर आप अब y को ही देखो, इस y को यहां से लाके, तो C1 प्लस C2x बाहर है EX को अंदर शिफ्ट करोगे तो आपको दिखेगा C1 EX प्लस C2x EX। तो एक तो सॉल्यूशन हमने पता ही था कि ये आएगा, इसका नाम y1। दूसरा कौन सा निकला, x EX मतलब y2। तो हमें जो भी सॉल्यूशन चाहिए था C1 y1 प्लस C2 y2 जैसा, वो हमें सॉल्यूशन मिल गया है और इसके दोनों पार्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो यहाँ से हम रूल बनाते हैं अपना कि अगर d की वैल्यूज आपको अल्फा अल्फा मिलेंगी, यहाँ से यही लिख देते हैं कि अगर d की वैल्यूज अल्फा अल्फा मिलेंगी तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, C1 e रेज टू पावर अल्फा x प्लस C2 x e रेज टू पावर अल्फा x, दूसरे के साथ x मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। d की वैल्यूज अगर 3 3 है तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिख दोगे, C1 e रेज टू पावर 3x प्लस C2 x e रेज टू पावर 3x। तो ये दूसरी वाली रिपीटेड रूट्स के केस में जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी, तो होप्स तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर अल्फा बीटा आएगा डिस्टिंक्ट तो सॉल्यूशन ई अल्फा एक्स ई बीटा एक्स। कॉम्प्लेक्स में आएगा तो ई रेस्ट पर अल्फा एक्स, C1 कोस बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स। और थर्ड अगर वैल्यूज रिपीट करेंगी तो पहला सॉल्यूशन वैसे ही लिखो एक्सपोनेंशियल वाला, दूसरे के साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तीन केसेस हैं, बट इन तीन केसेस में आपको एक जो छुपी हुई बात है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वाली बात। वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई के जो भी सॉल्यूशंस हैं आपने देखे होंगे कि किस फॉर्म में आते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चाहे तीनों केसेस पे चले जाओ आपको एक्सपोनेंशियल की झलक जरूर मिलेगी। अगर साइन कोस भी दिखे हैं तो उस वो भी ई रेस्ट टू पावर आयोटा एक्स जैसे ही होते हैं, ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एक्स जैसे ही होते हैं, वो भी एक्सपोनेंशियल का ही काम है। तो जब भी आप कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में बात करोगे तो आपको सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल जैसे ही मिलेंगे, इसके अलावा आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। मतलब कि उनमें एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी जरूर मिलेगी। तो अब कुछ जो इक्वेशंस है जिनके सॉल्यूशन हमें डायरेक्ट अच्छे से याद होने चाहिए। y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, डी की वैल्यू से निकालोगे इक्वेशन बनी डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जो डी की इक्वेशन हम बनाते हैं डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी जैसी, इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से ही हम सॉल्यूशन डिसाइड करते हैं। डी की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा है तो जनरल सॉल्यूशन इज अल्फा तो कितना है 0, तो C1 e रेज टू पावर C1
कोस बीटा 1 है कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। तो ये सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, बट अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी है अपने पास, C1 e रेज टू पावर आयोटा एक्स प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स। और जब e रेज टू पावर आयोटा एक्स की आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको सॉल्यूशन साइन कोस जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्यों ध्यान में रखनी है, इसको मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि ये ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आप इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ोगे, जब भी आप कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ोगे, तब भी ये इक्वेशन आपके सामने आती रहेगी। हर 2 क्वेश्चंस के बाद आपको इसी इक्वेशन के साथ रूबरू होना पड़ेगा। इतनी ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसलिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। 2 इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिनके बारे में आपको हमेशा से पता होना चाहिए। एक तो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। दिखने में बहुत सिंपल है बट बहुत काम आने वाली। डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन, डी की वैल्यूज 1 एंड -1, y सॉल्यूशन क्या बनेगा C1 e रेज टू पावर x प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस x। ये इसका जनरल सॉल्यूशन बनेगा। एक ex है, एक e माइनस x है। इक्वेशंस क्योंकि होमोजीनियस है तो y इक्वल टू 0 सबका सॉल्यूशन है। ऑब्टेन कैसे कर सकते हो, दोनों C1 C2 को 0 लेके, C1 C2 को 0 ले लोगे तो आपको जनरल y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन मिलेगा। जनरल से ऑब्टेन हुआ है तो डेफिनेटली ये सॉल्यूशन कौन सा हुआ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो इन इक्वेशंस के ऊपर थोड़ा सी और बात करते हैं। y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, जनरल सॉल्यूशन याद हो गया, C1 cos x प्लस C2 sin x। x बिलोंग्स टू रियल्स, x बिलोंग्स टू रियल्स क्यों लिखा हमने, इसको भी देख लें। स्टार्टिंग हमने जब सेकंड ऑर्डर की तो ये जनरल फॉर्म लिखी थी, P नॉट x P1 x y डैश प्लस P2 x y इक्वल टू 0। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन P नॉट P1 P2, इसमें कौन से आगे सारे के सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ चुके हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन या फिर ऐसा कनेक्टेड सेट जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा, वो कैसा होता है। हमने फर्स्ट ऑर्डर में भी इसकी थोड़ी सी बात की थी कि अगर सारे कोफिशिएंट्स P नॉट P1 P2 कॉन्टिन्यूस और लीडिंग वाला कोफिशिएंट अगर नॉन जीरो हो, जिस भी इंटरवल के ऊपर ये बात सेटिस्फाई हो रही हो, सारे कोफिशिएंट्स कॉन्टिन्यूस और लीडिंग वाला कोफिशिएंट नॉन जीरो, ऐसे इंटरवल पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा। मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसकी डोमेन कम से कम वो इन इंटरवल आई जरूर होगी जहां पे ये सारे कॉन्टिन्यूस हैं और लीडिंग वाला नॉन जीरो है। तो क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कॉन्टिन्यूटी में ना लीडिंग को जीरो होने में। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी आपको दिख गई अगर, तो जो भी इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे y1 y2, उस सॉल्यूशन की डोमेन क्या होने वाली है, रियल्स। वो पूरे के पूरे R पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसकी गारंटी इस बात से, इस रिजल्ट से लेंगे जहां पे सारे कोफिशिएंट्स कॉन्टिन्यूस होते हैं और लीडिंग वाला नॉन जीरो होता है और कांस्टेंट में ये होता है। क्लियर हुई ये बात। आप कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन लोगे तो उसका सॉल्यूशन पूरे के पूरे R पे एग्जिस्ट करेगा। तो इस इक्वेशन पे आते हैं अब वापिस। जनरल सॉल्यूशन ये लिखा, इस इक्वेशन में आपको क्या क्या खास बातें नजर आ रही हैं, इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्या क्या नजर आ रही है। पहली बात, अगर ये पूछा जाए ऑल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इसका नाम 1 दे देते हैं, ऑल सॉल्यूशन ऑफ 1, इस फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं आर बाउंडेड, क्या बाउंडेड हैं ओवर आर, पूरे रियल्स पे बाउंडेड है बिल्कुल। cos x बाउंडेड होता है, sin x बाउंडेड होता है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी बाउंडेड होगा। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके सारे के सारे सॉल्यूशंस बाउंडेड हैं। ऑल नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल, all non-trivial solutions has countably many zeros. All non-trivial solutions has countably many zeros. Like sin x solution था तो कितने पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है,
x इक्वल टू n पाई वाले पॉइंट्स पे, और n हमें पता है बिलोंग करता है इंटीजर्स को, इंटीजर्स होते हैं काउंटेबल। तो इस इक्वेशन में कोई भी आप सॉल्यूशन लोगे, cos x या sin x या इनका कॉम्बिनेशन, उन सब के पास कितनी जीरोस होंगी? काउंटेबली मैनी जीरोस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अनकाउंटेबली मैनी जीरोस किसके पास होती हैं? देखो, होमोजीनियस है, बच के भी रहना है और फायदा भी उठाना है y इक्वल टू जीरो का। y इक्वल टू जीरो कहाँ पे जीरो है, कौन से x के लिए जीरो है? तो आप देख पा रहे हो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पे ये फंक्शन जीरो है। तो इसकी जीरोस कितनी हुई इसकी जीरोस? अनकाउंटेबली मैनी। ठीक है, तो इस तरह का ये वाला जो सॉल्यूशन है, जहां जो कनेक्टेड डोमेन पे जीरो हो रहा है, कनेक्टेड पार्ट पे, तो उसके पास अनकाउंटेबली मैनी जीरोस होंगी। और होमोजीनियस में ऐसा सॉल्यूशन आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि y इक्वल टू जीरो होता है। समझ गए? तो इस इक्वेशन में अगर नॉन जीरो वर्ड ना लगा होता, ऑल सॉल्यूशन हैज काउंटेबली मैनी जीरोस, तो फोकस इन पे जा रहा है cos और sin पे। तो ध्यान रखना है कि y इक्वल टू जीरो भी छिप के बैठा है इसमें, उसके पास है जीरो, तो ऑप्शन गलत हो जाती। ठीक है, तीसरा, ऑल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आर नॉन मोनोटोनिक। तो ये क्लियर है, नॉन मोनोटोनिक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हम इसको किसी भी कैटेगरी में रख नहीं सकते, ऊपर नीचे जा रहे हैं आगे पीछे। तो जितने भी सॉल्यूशंस है नॉन ट्रिवियल, वो सारे के सारे नॉन मोनोटोनिक है। कांस्टेंट सॉल्यूशन एक y इक्वल टू जीरो बैठा है साइड पे। आगे बात करें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ yx, यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट इफ y क्या होगा? नॉन ट्रिवियल। अगर y नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि उसमें साइन कोस पड़ा है, वो हमें पता है लिमिट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जीरो होगी इफ yx क्या होगा? जीरो। तो मतलब इस इक्वेशन को इसलिए हम अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो अपने माइंड में साइन कोस घूम रहे होते हैं, कि हम साइन कोस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बट y इक्वल टू जीरो ध्यान में रखना है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाता कि इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन की लिमिट इन्फिनिटी पे डज नॉट एग्जिस्ट होगी, तो अगर साइन कोस ही माइंड में चल रहे हैं तो हम वो ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो y इक्वल टू जीरो भी ध्यान में रखना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर है बात? तो ये कुछ इस इक्वेशन में कुछ ये खास बातें हैं, ध्यान में रखनी है। आगे वाली इक्वेशन भी पढ़ते हैं, उसमें भी जो इसी तरह की कुछ बातें ध्यान में रखेंगे, और इन दोनों के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यूजीसी में कैसे क्वेश्चन आए हैं, गेट में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमने कही थी कि y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो ले लो, जिसका जनरल सॉल्यूशन c1 ex प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस एक्स है। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट बात देखी जाए कि ऐसा बोला जाए अगर कि ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर अनबाउंडेड, ऑल सॉल्यूशंस आर अनबाउंडेड, तो ये बात ठीक होगी या नहीं? अगर आपको सिर्फ ये दोनों ही मेंबर नजर आ रहे हैं तो आप ये ऑप्शन, हो सकता है हम गलती से ये वाली ऑप्शन सही कर दें, बट फिर दिमाग में क्या होना चाहिए अपने, y इक्वल टू जीरो भी सॉल्यूशन है, तो वो बाउंडेड की कैटेगरी में आता है, अनबाउंडेड नहीं होता, इसलिए ये वाली ऑप्शन गलत होगी अगर पूछा जाता है तो इसमें कौन सा वर्ड लगा देना चाहिए? ऑल नॉन ट्रिवियल, ऑल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आर अनबाउंडेड, तो ये बात पक्का ठीक होगी। बात किस पे कर रहे हैं हम? पूरे के पूरे आर पे। ठीक है, अगर नहीं भी दे रखा तो आपको पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो आर के ऊपर बात होगी। ऑल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आर अनबाउंडेड, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ डाउट आ गया हो, ई रेस्ट पर माइनस एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे जीरो आंसर देता है, तो जीरो आता है, तो ये अनबाउंडेड कैसे हुआ? अरे पूरे आर पे बात करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो देखो माइनस इन्फिनिटी पे जब आप बात करोगे तो ये इन्फिनिटी देगा। इन्फिनिटी अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन अनबाउंडेड होगा जो इन्फिनिटी पे निकल गया, किसी भी तरह से निकल गया। ई रेस्ट पर एक्स की बात करोगे तो ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को जाता है, ई रेस्ट पर माइनस एक्स की बात करोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को जाता है, पर जाता तो है ना, माइनस इन्फिनिटी पे गया हो चाहे इन्फिनिटी पे गया हो, अगर उसकी पहुंच इन्फिनिटी तक है, इस पावरफुल बंदे के तक उसकी पहुंच है, दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होगा? अनबाउंडेड। जैसे कि y ऐसा कुछ हो 1/x-1,
ये जैसे ही आप 1 के पास पहुंचोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ निकल जाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन को भी आप अनबाउंडेड बोलोगे। अकेला साइन एक्स है, जितना मर्जी एक्स अप्रोच करवा लो, ये -1 से और 1 के बीच में ही रहेगा, इन्फिनिटी तक इसकी पहुंच नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा रहेगा? पक्का बाउंडेड रहेगा। tan x की बात करो, जैसे ही π/2 के π/2 इसको दिखाओगे, ये दूर भाग जाएगा इन्फिनिटी तक या माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये वाला फंक्शन भी किस कैटेगरी में आएगा? अनबाउंडेड की कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए ex अनबाउंडेड है, पता है हमें, e-x भी अनबाउंडेड है। अगर बात पूरे r पे हो रही है, अगर आपसे माइनस इन्फिनिटी वाला हिस्सा छीन लिया जाता, सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी पे ही वो बात करता, तो e⁻⁻x वाला फंक्शन बाउंडेड हो जाता। फिर हमने इसको इन्फिनिटी पे जो जाने का इसका रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो सारे सॉल्यूशन अनबाउंडेड बोलना गलत था, नॉन ट्रिवियल बोलोगे सही रहेगा। और अगर लिमिट की बात करें कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ yx इक्वल होगा इन्फिनिटी के फॉर ऑल yx, तो ये वाली ऑप्शन क्या सही करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन ले लो इन्फिनिटी पे लिमिट इन्फिनिटी आएगी? नहीं, ये भी गलत होगी। और इसमें हम इसकी वजह से भी गलत तो कह ही रहे हैं, e⁻⁻x की तो किस पे चलेगी? 0 पे, वो ठीक है। बट अगर आप ex को भी सोचोगे तो ये भी पूरा सही नहीं है। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अब होने जा रही है, क्योंकि इस पे भी कई बार ऑप्शंस ना चाहते हुए भी कुछ गलत हो जाता है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी c1 e⁻x का आंसर अगर आप इन्फिनिटी सोचोगे तो गलत है, इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं है, c1 पे डिपेंड करेगा। अगर c1 आपने 0 लिया तो आंसर कितना होगा? 0। c1 अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो आंसर प्लस इन्फिनिटी, c1 आंसर नेगेटिव ले रहे हो तो इसी का ही आंसर आपका बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी। मतलब कि मैं c1 को अगर -2 ले लूं और e⁻x साथ में रखूं, तो समझ रहे हो ना, इन्फिनिटी इंटू माइनस आ ऊ के सबका आंसर कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो कांस्टेंट इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं होता हमेशा, 0 भी हो सकता है वो। मतलब कांस्टेंट इंटू इन्फिनिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। c1 पहले ही 0 हो गया तो उसको अप्रोच करने की जरूरत ही क्या बनेगी? प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता था, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता था, इस बात का भी ध्यान रखना है, जल्दी से आंसर नहीं दे देना हमने इन्फिनिटी। क्लियर? तो इस इक्वेशन में ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो हमेशा पॉजिटिव होंगे। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी yx greater than 0 for all x belongs to reals। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी या देयर एग्जिस्ट ए yx, ऐसा yx है इसके पास, सॉल्यूशन है जो हमेशा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा yx है जो हमेशा नेगेटिव होगा? वो भी ठीक है। आप c1 को माइनस ले लो और e⁻x साथ में लगा दो, इसका आंसर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो ये जो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं यही ऑप्शंस बन के आती हैं क्वेश्चंस में। बहुत से क्वेश्चंस बीच में हो रहे हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हम कर चुके हैं पहले। तो ये जो सॉल्यूशन आया ये ऑलवेज नेगेटिव है। इस इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मेनी पॉजिटिव सॉल्यूशंस भी हैं, इनफाइनाइटली मेनी नेगेटिव सॉल्यूशंस भी हैं, और एक सॉल्यूशन है 0 भी। इसके पास अनबाउंडेड सॉल्यूशंस भी हैं और बाउंडेड भी है एक y इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस का बिहेवियर ध्यान में रखना है, काफी जरूरत पड़ेगी इनकी आगे चल के। क्लियर? तो ये वाली दो इक्वेशंस आपको क्लियर हुई होंगी, एक y डबल डैश प्लस वाई वाली इक्वेशन जिसमें साइन कोस के सॉल्यूशन आते हैं, और दूसरा y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन जिसमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी आते हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन को छोड़ के। ठीक है जी, चलिए आगे अब थोड़ा सा और काम करते हैं सेकंड ऑर्डर के ऊपर। चलिए तो आगे बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। जनरल सॉल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो डिस्कस कर लेनी जरूरी है, क्योंकि अभी हमने जनरल सॉल्यूशन लिखना सीखा है और कुछ इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन से हमने कुछ बातें भी इंपॉर्टेंट देखी। अब देखो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं c1 cos x प्लस c2 sin x, तो आप ध्यान से देखो कि ओनली ये वाली रिप्रेजेंटेशन ही काफी नहीं है जनरल सॉल्यूशन के लिए। वो बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए जिससे जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप देखो कि अगर हम cos x की बजाय cos x -1 ले लें तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? अब y डबल डैश देखोगे तो माइनस साइन y डबल डैश आ जाएगा माइनस cos x -1, और y की वैल्यू cos x -1 कट जाएगा तो 0 इक्वल टू 0। देख रहे हो ना, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा x को अगर x -1 करते हो।
और साइन में भी अगर x माइनस वन कर देते हो तो ये भी सॉल्यूशन है। इसका मतलब इनके साथ हम C1 C2 लगा दें तो ये भी तो जनरल सॉल्यूशन होगा ना, तो ये भी जनरल सॉल्यूशन है एक। ठीक है, तो y इक्वल टू C1 कोस x प्लस के प्लस C2 साइन x प्लस K1। आप K1 K2 कुछ भी लो, ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हो अगर इनका, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी जनरल सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, y इक्वल टू C1 कोस x माइनस 3 ले लो प्लस C2 साइन x माइनस 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी जनरल सॉल्यूशन ही होगा। तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अपने माइंड में अगर सिर्फ यही रहेंगे कोस x और साइन x, तो इतना काफी नहीं है। हाँ, ये होते हैं हमें पता है, बट अगर आप इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की बात करोगे तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का सेट आपको मिल जाएगा जिसमें दो ही होंगे, दो से ज्यादा तो नहीं होंगे, बट सेट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो दो ही होंगे। जैसे आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हो कि किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, आगे चल के ये भी बेसिस का काम करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि आप जनरल सॉल्यूशन को बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हो। इसी तरह ही y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो अगर आप इक्वेशन ले रहे हो तो C1 e रेज टू पावर x C2 e रेज टू पावर x इनिशियली हम सॉल्यूशन लिखते हैं, बट अगर आप C1 x को x प्लस वन से रिप्लेस कर दो, इधर भी x इधर प्लस वन कर दो, तो ये भी जनरल सॉल्यूशन ही होगा, क्योंकि इसका कांस्टेंट तो वैसे भी साफ साफ दिख रहा है ना, e आएगा अलग से, वो C1 के साथ मर्ज हो जाएगा, इधर भी e C1 के साथ मर्ज हो जाएगा, बट ये भी जनरल सॉल्यूशन ही है। ठीक है, अब इसमें एक और बात छुपी हुई है कि जब आप e रेज टू पावर x की बात कर रहे हो तो एक्सपोनेंशियल की हम सीरीज लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ये इसकी टेलर सीरीज है। कौन से पॉइंट के अराउंड है? अराउंड x इक्वल टू 0 के अराउंड। बट जब आपने x को x माइनस वन से रिप्लेस कर दिया, इस तरह का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हो, तो इसको किस तरह से इसकी सीरीज ओपन किया आपने, 1 प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब आपने जो सारा सॉल्यूशन लिखा है वो कौन से पॉइंट के अराउंड लिखा है? अराउंड x इक्वल टू 1 के। और हम लिख सकते हैं क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहां तक आने वाला है? पूरे रियल तक। पूरे रियल पे इसका सॉल्यूशन आएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो आपकी मर्जी है, आप 0 के अराउंड सॉल्यूशन लिखना चाहते हो, 1 के अराउंड लिखना चाहते हो, 2 के अराउंड लिखना चाहते हो, किसी भी पॉइंट के अराउंड आप इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी वजह से आपको फ्रीडम है कि आप इस शिफ्ट करके सॉल्यूशन को कहीं भी आगे पीछे ले जाओ। क्लियर हुई बात? तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जनरल सॉल्यूशन की सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं है, आप इनफाइनाइटली मेनी वेज हैं जनरल सॉल्यूशन को लिखने के। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमेशा कितने रहेंगे? अगर सेकंड ऑर्डर है तो 2 रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब अपने पास इक्वेशन सही है, सारे कोएफिशिएंट कॉन्टिन्यूज और लीडिंग नॉन जीरो है। बट वो इंडिपेंडेंट की शक्ल आप अलग अलग बना सकते हो इस तरह से। क्लियर होगी बात? चलिए, तो अब इक्वेशन के बिहेवियर के ऊपर कुछ बात करें। बी वाई इक्वल टू जीरो, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ली। इफ a इक्वल टू जीरो एंड b ग्रेटर देन जीरो, a जीरो है और b पॉजिटिव है, देन जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा yx, वो सॉल्यूशन पक्का क्या होगा? बाउंडेड होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इक्वेशन को देख के हमें पता लग जाना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी, एक्सिलरी इक्वेशन ये होगी। ए आपने जीरो ले लिया, बी आप पॉजिटिव लेना चाहते हो, तो डी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स डी की वैल्यू पक्का प्लस माइनस अयोटा में आएगी, अयोटा रूट भी मिलेगा। ठीक है, रियल पार्ट जीरो होगा, प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, तो इसके सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखे जाएंगे? कोस और साइन की फॉर्म में। और इसमें जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो पक्का सॉल्यूशन क्या होंगे? बाउंडेड। और जो एक सॉल्यूशन वाई एक्स इक्वल टू जीरो पड़ा है वो तो बाउंडेड होता ही है। तो ये बात ध्यान में रहे कि अगर कॉन्स्टेंट्स के ऊपर हम बात करें तो इस सॉल्यूशन का बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें पहला रिजल्ट है, इस तरह से था। दूसरा, इफ a इक्वल टू जीरो बट b लेस देन जीरो, अगर a इक्वल टू जीरो है, b लेस देन जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये बात 100% होगी, और एट लीस्ट वन आ गया तो इसी को हम आगे जनरलाइज कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पक्का होंगे जो कि अनबाउंडेड होंगे। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको एक भी सॉल्यूशन मिला
जो अनबाउंडेड है, उसके साथ सी हम लगा सकते हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और होमोजीनियस है। सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होता है तो कांस्टेंट भी साथ में आएंगे। इसलिए अगर a 0 है और b नेगेटिव है, लेस देन 0 है, जस्ट लाइक इक्वेशन इस तरह से y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0 जैसी इक्वेशन, तो इसमें कम से कम एक सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आपको जरूर मिलेंगे जो कि अनबाउंडेड होंगे। ऑल सॉल्यूशन कहने की गलती नहीं कर रहे हम कि सारे सॉल्यूशन अनबाउंडेड नहीं हो सकते। किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन के ऑल सॉल्यूशंस अगर आप अनबाउंडेड बोलना चाहोगे तो वो बात हमेशा गलत होगी, क्योंकि डिस्कार्ड करने के लिए y इक्वल टू 0 ही काफी है। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस पक्का होंगे जो कि अनबाउंडेड होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं, इस इक्वेशन में अगर a ग्रेटर देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है, ऑल कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, अगर इधर भी कुछ हुआ लीडिंग में वो भी अगर पॉजिटिव है, ऑल कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, देन लिमिट x approaches to infinity of yx always equal to 0, और ये रहेगी फॉर ऑल yx। कोई भी सॉल्यूशन आ जाए इस इक्वेशन का, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन की लिमिट इन्फिनिटी पे डेफिनेटली किसको अप्रोच करेगी? 0 को, अगर सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। क्लियर हुई बात? y डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन की बात भी करें तो हमें d की वैल्यूज क्या मिलेंगी? -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। नॉन रियल वैल्यूज आ रही हैं तो सॉल्यूशन e रेज टू पावर माइनस x/2 से शुरुआत होगी, अंदर कोस और साइन वाली टर्म्स होंगी, और यही इन्फिनिटी पे कहाँ ले जाएगा इसको? 0 पे। ठीक है, तो अगर सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं देन लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 100% पक्का क्या जाने वाली है? 0 को। सॉल्यूशंस बाउंडेड होंगे ये हम नहीं कह रहे, ये ध्यान रहे। कई बार ऐसा सोच लिया जाता है कि इन्फिनिटी पे आंसर 0 आ गया तो सॉल्यूशन बाउंडेड होंगे, ये बात नहीं कर रहे। बट इन्फिनिटी पे लिमिट पक्का किसको अप्रोच करेगी? 0 को। इस बात का जरूर ध्यान में रहे अगर सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। अगर सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, एट लीस्ट वन कोफिशिएंट नेगेटिव हो ना, एट लीस्ट वन कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो देन क्या होगा? तो ये वाला रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। होल्ड नहीं करने का मतलब ये होगा कि एट लीस्ट वन सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा उस इक्वेशन में जिसकी आप लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे बात करोगे वो 0 नहीं होगी। सारे की बात नहीं कर रहे, एट लीस्ट वन yx पक्का एग्जिस्ट करेगा जिसमें हमें ये पता लगेगा कि इस सॉल्यूशन की इन्फिनिटी पे लिमिट 0 नहीं है। ठीक है, जैसे y डबल डैश माइनस वाई की बात करो, कोफिशिएंट नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव वाली कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा, तो कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको पक्का मिल रहा है जहां पे सॉल्यूशन इन्फिनिटी पे 0 को नहीं जा रहा। तो ये तीन रिजल्ट, सॉल्यूशन बाउंडेड कब है, अनबाउंडेड कब बोल सकते हो, और इन्फिनिटी पे 0 को कब जा रहे हैं, कब प्रॉब्लम होगी 0 पे जाने पे, तो ये सारी बातें हम कोफिशिएंट्स को देख के ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसी इक्वेशन और टॉपिक करते हैं जिसमें हमें आइडिया रहेगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें जल्दी से क्वेश्चन को कैसे सोच के सॉल्यूशंस तैयार करने हैं। लाइक y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 है, मैं यहाँ पे दो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ एक साथ, दोनों में इक्वेशन हम सेम ले रहे हैं। लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट y 0 पे 0 है एंड y डैश 0 पे 1 है। ठीक है, देन फाइंड y एट पाई क्या होगा। ठीक है, और इसमें भी बोला गया कि एक सॉल्यूशन है जो कि y 1 पे 0 है और y डैश 1 जिसका 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूशन y एट 2। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी इक्वेशन जो अभी हमने इक्वेशन कर ली है जिसके सॉल्यूशन हमें लिखने आते हैं। तो अप्रोच क्या होगी कि सबसे पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, c1 cos x प्लस c2 sin x। कंडीशंस पुट करेंगे। ये कंडीशंस कैसे दे रखी है? एक ही पॉइंट पे कंडीशन गिवन है, एक तो y की वैल्यू एट 0 गिवन है, एक y की वैल्यू उसके डेरिवेटिव पे 0 पे वैल्यू गिवन है। तो हम जब भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो अपने सामने दो तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको इंफॉर्मेशन इनिशियल पॉइंट पे, एक ही सिंगल पॉइंट पे
गिवन होगी। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो आपको दो कंडीशंस, दो वैल्यूज गिवन होंगी जिससे आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने पे जाओगे। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में आपको बाउंड्रीज के ऊपर डेटा गिवन होगा, y एट a, y एट b, और ए बी क्या होंगे। अगर x बिलोंग कर रहा है ए बी को, इक्वेशन की डोमेन सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, तो एंड पॉइंट्स के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इस तरह से नजर आएगी। इसमें डेरिवेटिव भी हो सकते हैं दिए हुए, या y की वैल्यू भी हो सकती है, और अकेला एक y हो सकता है और एक डेरिवेटिव भी हो सकता है। सिंगल पॉइंट पे अगर डेटा गिवन है तो वो बात होगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। तो ये वाली प्रॉब्लम कौन सी हुई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। पॉइंट्स पुट करो, x को 0 पुट किया, अगर हमने y को 0 रखना है, साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1, तो c1, तो c1 की वैल्यू हमें 0 मिल गई, ये वाला पार्ट कट गया। दूसरा है y डैश 0 पे 1, इसका डेरिवेटिव कर दो, c2 cos x एट 0 पे 1, 0 पुट करोगे और इधर रखना है 1, तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब अपने पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा आ गया, y x इक्वल टू साइन x। दोनों कंडीशन चेक कर लो सेटिस्फाई हो रही है। 0 पे 0 दे रहा है, यस डेफिनेटली दे रहा है। डेरिवेटिव 0 पे 1 है, बिल्कुल है, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन आ गया। इसकी वैल्यू अब पाई पे पूछी गई थी, तो साइन पाई भी कितना होता है 0, ये अपना आंसर होगा। 4 ऑप्शंस पड़ी होंगी जिसमें से हम एक ये टिक कर देंगे। ठीक है, अब ये आपको ये बात क्लियर होगी कि एक ऐसा सॉल्यूशन अपने पास है जो 0 पे 0 दे रहा है, वो साइन हो गया, और जिसका डेरिवेटिव 0 पे 1 है, वो साइन x है। क्या इसी का आइडिया लेके हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं इस इक्वेशन का, ताकि हम इक्वेशन को सोल्व ना करें, बिना सोल्व किए सिर्फ देखा और सॉल्यूशन आपके माइंड में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। इस बार हमें सॉल्यूशन 0 पे 0 नहीं चाहिए, 1 पे 0 चाहिए और डेरिवेटिव 1 पे 1 चाहिए। तो अगर जनरल सॉल्यूशन वाली बात जो कि हमने कुछ देर पहले की थी, कि हम जनरल सॉल्यूशन को सिर्फ कोस साइन में नहीं सोचेंगे, इसके आगे भी सोच सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं सॉल्यूशन को। तो अगर आप सोच पाए हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि साइन x माइनस 1 इसका एक सॉल्यूशन डायरेक्ट बना सकते थे। 1 पे 0 है, ध्यान से देखो, डेरिवेटिव करोगे 1 पे 1 आएगा क्योंकि cos 0 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू y एट 2 पे पूछी गई, तो y 2 पे आंसर कितना आ जाएगा, साइन 2 माइनस 1, साइन 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसलिए इस इक्वेशन पे मैंने फोकस किया था ज्यादा, कि ये वाली इक्वेशन आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, और इसके सॉल्यूशंस का पूरा बिहेवियर आपको टिप्स पे होना चाहिए, याद होना चाहिए कि अगर मुझे 1 पे 0 सॉल्यूशन चाहिए तो मैं साइन x माइनस 1 सोच लूँ, और अगर मुझे कंडीशन ऐसी दे रखी है कि y एट 2 पे 0 मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो सबसे पहले माइंड में साइन x माइनस 2 आ जाना चाहिए, अकेला साइन x नहीं सोच के बैठ जाना। y एट k पे 0 है तो बस इतना देखा और सॉल्यूशन सामने आ गया, साइन x माइनस k। क्लियर है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस को हम करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बनेगा इसके अंदर, और क्वेश्चन थोड़ा जल्दी भी होंगे। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया था, बट सेकंड ऑर्डर की वीडियो मोस्टली कल अपलोड हो जाएगी, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो। तब तक आप इस इक्वेशन, जो भी आज का हमने ये काम पढ़ा, इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो कि इक्वेशंस को कैसे देखना है, किस तरह से सॉल्यूशन हमें इसके देखने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस है, इनके क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसके आगे कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।